Pay a lot of attention. We'll be doing Kurno, Kurno's model of oligopoly. Oligopoly mainly comes under game theory. यहाँ पर आप अगेन नैश इक्विलिब्रियम्स निकालते हो. नैश इक्विलिब्रियम के बारे में आपको पता है, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए. बेसिकली म्यूचुअली म्यूचुअल बैच रिस्पॉन्स जहां पर जिन स्ट्रेटेजीज के लिए आता है. ओके. जहां पर वो इंटरसेक्शन होगा, जहां बोथ द प्लेयर्स आर प्लेइंग रैशनली, एंड at that strategy or action profile, nobody is getting at that action profile, no one wants to deviate. Okay, given the strategy of other player. वो हम दोबारा बात कर लेंगे. एनीवेज, तो यहाँ वर्ड आया है अब ओलिगोपोली. एक सिमिलर वर्ड हमने पहले पढ़ा है, दैट्स मोनोपोली. मोनोपोली आई टोल्ड यू इज सिंगल सेलर. Oligopoly means it implies few big sellers, and the number of sellers have to be at least two. It can be two, three, four, five, anything, but at least two. अगर वन हो गया तो मोनो वाली कैटेगरी में चला जाएगा. इट हैज टू बी एटलीस्ट टू. एंड व्हेन स्पेसिफिकली इट इज टू, इस ओलिगोपोली को हम नाम देते हैं डुओपोली. ओके, तो डुओपोली इज अ स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपोली विद n इक्वल टू टू. Duopoly is a special case of oligopoly. स्पेशल केस मींस ओलिगोपोली के अंदर ये कैटेगरी है. तो ओलिगोपोली में दो सेलर्स हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, फोर हो सकते हैं, फाइव हो सकते हैं, एंड सो ऑन. तो आउट ऑफ दिस, अगर ये केस है, इफ दिस इज द केस वी आर टॉकिंग अबाउट, इफ दिस इज द केस, देन this oligopoly market will be called duopoly market. So it is a special case of oligopoly with number of sellers, यानी कि n इक्वल टू टू. n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ सेलर्स. तो मोनोपोली में जो सेलर होता है उस वी कॉल है मोनोपोलिस्ट. एंड सिमिलरली डुओपोली में जो सेलर होता है, वी कॉल देम डुओपोलिस्ट. यहाँ पर दो होंगे तो डुओपोलिस्ट. इज इट फाइन? ये हो गई बेसिक टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर. ओके, तो यहाँ सेलर्स हैं एंड वी कैन ऑल्सो कॉल देम फर्म्स. सेलर्स हैं या फर्म्स हैं. फर्म्स में होगा कंपटीशन, एंड दैट कंपटीशन can be on the basis of quantity. We call it quantity competition. Or there can be price competition. ओके, तो अभी हम बात करने वाले हैं क्वांटिटी कंपटीशन की, विच डजंट मेक मच सेंस कि सेलर्स आपस में क्वांटिटी के बेसिस पर compete करें. बट दैट्स आवर फर्स्ट केस. मेनली जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, दैट्स प्राइस कंपटीशन. ओके, तो यहाँ पर बात आती है बर्ट्रैंड मॉडल की, विच मेक्स मोर सेंस इन रियल लाइफ. बट कुर्नो मॉडल पहले आया था, एंड दिस वाज बेस्ड ऑन क्वांटिटी. क्वांटिटी कंपटीशन हम पढ़ेंगे अंडर कुर्नो मॉडल, एंड द मॉडल वाज गिवन बाय ऑगस्टिन कुर्नो. ओके, दिस मॉडल वाज गिवन बाय ऑगस्टिन कुर्नो, एंड ये गिवन बाय दिस वाज बाय रसल बर्ट्रैंड, आई गेस रसल बर्ट्रैंड. तो बर्ट्रैंड की बात हम बाद में करेंगे, अभी शुरू करते हैं.
कुर्नो मॉडल। यहाँ पर क्या होगा? कंपीटिंग फॉर द बिजनेस फ्रॉम द कंज्यूमर्स। ओके, आपको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस चाहिए। ठीक है, आप वो देख रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। सिमिलरली यहाँ भी आपको ज्यादा बिजनेस चाहिए, बट आप वो कर लोगे वाया प्राइस। ओके, कि जो कम प्राइस करेगा उसको ज्यादा, उसको में भी सारी मार्केट मिल जाएगी फॉर जो उससे डिमांड करेगी, बिकॉज ही इज चार्जिंग लेस प्राइस। ठीक है। एनीवेज, नाउ लेट्स कंप्लीटली फोकस ऑन कुर्नो मॉडल। बट सो फार डिफरेंस इज क्लियर। ठीक है। सो व्हाट माइट बी द फैक्टर्स? फर्म्स कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। कॉस्ट फंक्शन कैसा? बिकॉज अल्टीमेटली प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो कॉस्ट वुड बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। मार्केट की डिमांड कितनी है? द डिमांड फंक्शन विल मैटर। एंड मार्केट में कितनी फर्म्स हैं, दैट मैटर्स। ओके, सो दीज आर द ब्रॉड फैक्टर्स विच विल अफेक्ट कि कौन सी फर्म को कितना प्रॉफिट, कितना बिजनेस मिलेगा। तो इन दिस मॉडल वी हैव सिंगल गुड। इट इज गोइंग टू बी अ simultaneous game. Simultaneous means both the agents, both the players will choose uh, their respective quantities simultaneously. Simultaneously एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो कि नो फर्म नोस की दूसरी फर्म कितना प्रोड्यूस करने वाली है। ओके, आप सिर्फ आइडिया लगा रहे हो। जैसे इफ यू टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, गेम टू में देखो, तो व्हेन आई आस्क, व्हेन प्लेयर टू हैज टू डिसाइड कि हॉक प्ले करना है या डव, तो ही इज जस्ट अवेयर अबाउट दी ऑप्शंस जो प्लेयर वन के पास अवेलेबल है। तो ही थिंक्स लाइक, अगर वो एंटर करेगा तो मुझे क्या करना चाहिए। ही डजेंट नो कि वो एंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमने यहाँ पर क्या किया है? अगर प्लेयर वन एंटर करेगा, करेगा, आई डोंट नो वो करेगा कि नहीं करेगा, बट अगर वो करेगा, देन फॉर मी प्लेइंग डव इज बेटर बिकॉज इट इज गिविंग मी मोर यूटिलिटी। अगर प्लेयर वन एंटर नहीं करेगा, then also playing dove is better because again it is giving me more payoff as compared to hawk। 6 से 7 बेटर है, 1 से 3 बेटर है। ठीक है। तो हम आइडिया लगा रहे, वी डोंट नो। तो बेसिकली साइमल्टेनियस मींस, ये भी साइमल्टेनियस ही चल रहा था यहाँ पर। साइमल्टेनियस मींस वी डोंट नो व्हाट द अदर प्लेयर इज प्लेइंग। ओके, हम जब बस आइडिया लगा रहे, और हम वी आर जस्ट मेकिंग डिफरेंट केसेस कि वो क्या करेगा तब मैं क्या करूंगा। वी आर डूइंग दैट। तो सिमिलरली यहां पर भी वी जस्ट नो कि दूसरे प्लेयर के पास मे बी ऑप्शंस हैं कि प्लेयर वन मे बी ही कैन प्रोड्यूस जीरो क्वांटिटी, और मे बी ही कैन प्रोड्यूस 0.1, और मे बी ही कैन प्रोड्यूस 5, और मे बी ही कैन प्रोड्यूस 10। तो अकॉर्डिंगली फॉर ऑल दीज ऑप्शंस हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या बेस्ट रिस्पॉन्स होगा। ओके, सो वी आर इन साइमल्टेनियस गेम। हम इन सारे ऑप्शंस के लिए अपना एक्शन डिसाइड करेंगे, हमारे लिए बेस्ट एक्शन कौन सा है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके। All output is sold at a single price। यूनिफॉर्म प्राइसिंग का केस है, देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, ना एट कंज्यूमर लेवल, नॉट नॉर एट क्वांटिटी लेवल। आप अलग अलग क्वांटिटीज अलग अलग प्राइस पर सेल नहीं कर सकते हो।
आप अलग अलग कंज्यूमर्स को अलग अलग प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन। Q1 + Q2, अगर मार्केट में n फर्म्स हैं, देन द टोटल क्वांटिटी विल बी कैपिटल Q। सिंबल्स हैं बेसिकली, वेयर दीज आर quantities of each firm. Q1 is quantity of firm 1, Q2 is quantity of firm 2, and so on. N firms हैं. Here we have homogeneous good or product. जितने भी फर्म्स हैं, there is no differentiation in the product. Everybody is selling the same product. Maybe like potato. Okay? कि यूनिफॉर्म है, एंड उसके अंदर भी कोई फर्दर स्पीसीज नहीं है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट है. वी हैव होमोजेनस प्रोडक्ट. देर इज नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. Everybody, all these n firms are selling exactly the same product. Okay? तभी कंपटीशन हम यहाँ पर रख पाएंगे. दैट्स आवर अजम्पशन. बिकॉज अगर वो अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, देन देर इज नो कंपटीशन. ओके. तो अगर स्लाइट डिफरेंस होगा, देन इट वुड बी लाइक कॉलगेट वर्सेस पेप्सोडेंट. स्लाइट डिफरेंस, मे बी पैकेजिंग का डिफरेंस होगा, या मे बी थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट्स का बेसिक डिफरेंस हो सकता है. बट ओवरऑल द प्रोडक्ट आर डिफरेंट. दैट इज व्हाट वी कॉल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. होमोजेनस मीन्स देर इज नो डिफरेंस. एग्जैक्टली सब कुछ दोनों जो जो जितने भी यहाँ सेलर्स हैं, ऑल ऑल ऑफ देम आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, एग्जैक्टली सेम. ना पैकेजिंग का डिफरेंस है, ना इंग्रेडिएंट्स का डिफरेंस है, नो डिफरेंस. रेवेन्यू ऑफ फर्म आए. ओ, रेवेन्यू से पहले वी नीड डिमांड फंक्शन. सो P as a function of Q is inverse demand फंक्शन. मार्केट में टोटल क्वांटिटी कितनी आएगी, उसके बेसिस पर प्रोड्यूसर और उसके बेसिस पर कंज्यूमर पे करेंगे, राइट? तो हर फर्म के लिए अलग प्राइस नहीं होगा, राइट? आप टोटल क्वांटिटी, मार्केट डिमांड जो निकल कर आएगी, आप जो टोटल सप्लाई और जो क्वांटिटी इक्वल आएगी, वहां से आएगा इक्विलिब्रियम. आप उस टोटल क्वांटिटी को इनवर्स डिमांड फंक्शन में डालोगे, वो आपको बताएगा प्राइस. ओके. देयर इज नो पॉइंट इन एंटरिंग इंडिविजुअल क्वांटिटीज हियर, क्योंकि हर फर्म का अलग प्राइस नहीं आने वाला. ठीक है. अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है, वो सेम प्राइस पर सेल होगा. ओके. रेवेन्यू ऑफ फर्म है, दैट विल बी इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ दैट फर्म. ओके. रेवेन्यू तो ऑब्वियसली हर फर्म का अलग होगा. सेम सिंगल प्राइस, बट उस प्राइस पर कौन कितनी क्वांटिटी सेल करेगा, दैट इज गिवन बाय दिस इंडिविजुअल सप्लाई. ओके. Q1 Q2 और इंडिविजुअल सप्लाई, which is equal to capital Q is the sum of all individual supplies, where this I can be 1 or 2 up till n. तो यहां पर एक तरीके से हमने एक कॉमन रेवेन्यू फंक्शन बना लिया फॉर ऑल n फॉर्म्स. यहाँ आप 1 पुट करोगे तो फर्स्ट फॉर्म का रेवेन्यू आ जाएगा. अगर आप 2 पुट करोगे तो टू सेकेंड फॉर्म का रेवेन्यू आ जाएगा. ठीक है. हेयर इट मींस कि टोटल क्वांटिटी कितनी सेल होगी मार्केट में. तो फर्स्ट फर्म की क्वांटिटी सेकंड फर्म कितना सप्लाई करेगी, nth फर्म कितना सप्लाई करेगी, तो दैट विल गिव यू टोटल सप्लाई. बाकी ये सारे पॉइंट्स क्वेश्चन करते हुए अभी आपको दिख जाएंगे. जब दिखना शुरू होंगे आप समझ जाओगे. ठीक है. या होमोजेनस, वैसे ऐसा स्पेसिफिकली कोई केस है नहीं, बट यू कैन टेक इट टू बी लाइक, अगर सेम क्वालिटी के पोटैटोज या सेम क्वालिटी के टोमेटोज, सो द अब आप वो
फर्स्ट सेलर से लो या सेकंड सेलर से लो, डजेंट मैटर मच। ओके, तो दैट काइंड ऑफ थिंग, अगर एग्जैक्टली सेम क्वालिटी है तो उस टाइप का। और मे बी यू कैन टेक इट टू बी अ स्टील मार्केट, जहां पर स्टैंडर्डाइज स्टील सारे फर्म सेल कर रहे हैं। ओके, तो इट्स समथिंग लाइक कि, और मे बी यू कैन टेक पेट्रोल कि फ्यू बिग सेलर्स हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, और कौन से होते हैं, और एक दो और जो भी होंगे। सो दिस इज काइंड ऑफ अ ओलिगोपोली मार्केट, फ्यू बिग सेलर्स। ओके, petroleum industry would be a good example for this. Yeah, Indian oil and so on. ठीक है, तो बेसिकली दे आर सेलिंग होमोजेनस प्रोडक्ट, सब के सब सेम पेट्रोल सेल कर रहे हैं। ठीक है, मे बी स्लाइट डिफरेंस होता होगा उनके रिफाइन करने के प्रोसेस में, बट ओवरऑल सेम प्रोडक्ट। तो वी हैव द रेवेन्यू फंक्शन, वी ऑल्सो नीड कॉस्ट। तो सी क्यू आई, दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्यू आई यूनिट्स फॉर फर्म आई, where again this I can be 1, 2, 3, 4 up till n. So C Q1 would be the cost of selling Q1 quantities for firm 1, CQ2, एक जनरल मैं यहाँ लिख देता हूँ, CQ3 would be cost of production for Q3 quantity of firm 3। एंड देन, तो यहाँ पर एक तरीके से हमने केस लिया है I = 3 का। ओके, तो जनरल प्रॉफिट फंक्शन, तो प्रॉफिट फंक्शन ऑफ ith फर्म वुड बी, तो यहां पर जो प्रॉफिट है वो बाकी फर्म्स कितना सप्लाई कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, राइट? बिकॉज उसी के बेसिस पर प्राइस डिसाइड होगा। रेवेन्यू वुड बी क्यू आई टाइम्स द प्राइस माइनस सी क्यू आई, जो आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑफ द आईएथ फर्म वुड डिपेंड अपॉन देयर ओन क्वांटिटी एंड ऑल्सो ऑन दी क्वांटिटी सोल्ड बाय, क्वांटिटी सप्लाइड बाय अदर फर्म्स। मैं आपको यहीं पर एग्जांपल देके क्लियर कर देता हूँ ये चीज। तो सपोज P is equal to 20 minus Q, where Q is equal to Q1 plus Q2। अब अगर Q1, एक फर्म वन अगर सेल कर रही है मे बी 5 यूनिट, वो सप्लाई कर रही है 5 यूनिट्स इन द मार्केट, एंड फर्म टू 6 कर रही है, ओके, देन इन दैट केस प्राइस वुड बी 6 + 5 हो गया 11, तो 20 - 11 दैट वुड मेक द प्राइस 9। अगर इस फर्म ने सप्लाई इंक्रीज कर दी, मान लो 8 कर दी, देन इट वुड ड्राइव द प्राइस बिलो। 8 + 5 13, सो प्राइस हो जाएगा यहाँ पर 7। ठीक है, अगर दोनों क्वांटिटीज थोड़ी थोड़ी कम कर दें तो दैट विल मेक द प्राइस 13। ओके, सो दैट्स हाउ द प्रॉफिट इज इम्पैक्टेड। प्रॉफिट सिर्फ अपनी क्वांटिटी से नहीं, सिर्फ अपनी क्वांटिटी से नहीं, दूसरे की क्वांटिटी से भी अफेक्ट होगा, बिकॉज ऑल द क्वांटिटीज विल अफेक्ट द प्राइस। इज द आइडिया क्लियर नाउ? ओके, तो इट्स लाइक कि कंपटीशन, एक तरीके से कंपटीशन हो गया ना। कंपटीशन मार्केट में जितना ज्यादा होगा, प्राइस उतना कम हो जाएगा। ओके, जैसे हमारी ये पेट्रोलियम की इंडस्ट्री है, अगर और प्लेयर्स इस मार्केट के अंदर एंटर करके इफ दे इंक्रीज द सप्लाई, द मोमेंट सप्लाई इज इंक्रीज, पेट्रोल का प्राइस नीचे आ जाएगा, राइट? जो आपने पढ़ा होगा, जो कार्टेल है,
मिडल ईस्टर्न कंट्रीज का पेट्रोल के लिए। ओके, जो ये जो मेनली जो कंट्रीज हैं हु सप्लाई ऑयल, उनका एक कार्टेल है। वो जानबूझकर सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं, बिकॉज दे नो अगर सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे वो पेट्रोल डीजल की, देन इन दैट केस प्राइस वुड इंक्रीज, प्राइस वुड डिक्रीज अलॉट। ओके, दैट कार्टेल इज कॉल्ड ओपेक। ठीक है। ऑयल प्रोड्यूसिंग, आई डोंट रिमेम्बर ही, चेक कर लेते हैं एक सेकंड। ऑयल कंट्रीज करके था। ओपेक इज, ओके, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक। तो कार्टेल, द वर्ड कार्टेल इज अ ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप मे बी ऑफ सेलर्स और कंट्रीज वट एवर, जो मिलकर दे ट्राई टू rig, they try to manipulate the market. ओके, तो इट्स नॉट लीगल, बट कंट्रीज के लेवल तो आपको, यू डोंट जस्ट टेल एवरीवन कि हमारा कार्टेल है। ठीक है। तो बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी इलीगल थिंग, दो या दो से ज्यादा सेलर्स मिलकर अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो इट्स कंसिडर्ड टू बी इलीगल, बट इफ यू डू इट तो आप बताओगे नहीं सबको, तो ना आप क्लियरली कोई डॉक्यूमेंट्स बनाओगे उससे रिलेटेड, बट इशारों में तो या सीक्रेटली ये चीजें होती हैं। ठीक है। बट दिस थिंग इज ओपनली अवेलेबल, सबको पता है कार्टेल एग्जिस्ट करता है। इज इट फाइन? ओके, व्हाट एल्स, प्रॉफिट तक पहुंच गए हम। या डन। सो दिस इज द मेन फीचर ऑफ द कुर्नो मॉडल। एंड एट लास्ट, अलग अलग केसेस क्या हो सकते हैं? जो ये क्वांटिटी है, इट कैन बी डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का केस हो सकता है हमारे पास। तो लाइक क्यू कैन बी 0, 1, 2 एंड सो ऑन, इस टाइप की हो सकती है क्वांटिटीज, वो क्वेश्चन बताएगा हमें। और इट कैन बी अ कॉन्टिन्यूम ऑफ एक्शंस, लाइक क्यू आई बिलोंग्स टू non-negative real numbers. So in this case, it is continuous. So it is basically we have a continuum of actions, because यहाँ पर firms have to choose quantity, तो वो उनका एक्शन है। तो जैसे हम ये नॉर्मल फॉर्म बना रहे थे, यहाँ पे एंटर हो गया, नॉट एंटर हो गया, ये एक्शन है। ओके। तो सिमिलरली अगर डिस्क्रीट का केस हो लिमिटेड क्वांटिटीज के लिए, तो क्यू कैन बी 1, मे बी 0, 1, 2, 3, मे बी ये क्वांटिटीज है, तो दीज आर एक्शंस। कुर्नो मॉडल में क्वांटिटी चूज करना, तो क्वांटिटी इज द एक्शन हियर। ओके। तो ऑब्वियसली अगर कॉन्टिन्यूम ऑफ एक्शंस होगा तो विल नॉट बी एबल टू मेक अ नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो वरना हमेशा मिस हो जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, 0 के बाद 0.1, मे बी 0.01 भी हो, 0.0, तो तब आप नॉर्मल फॉर्म तो नहीं बना पाओगे। डिस्क्रीट के लिए, वो भी फॉर अ लिमिटेड क्वांटिटी, आप नॉर्मल फॉर्म फिर भी बना सकते हो। ठीक है। एनीवेज, दैट्स नॉट द पॉइंट राइट नाउ। तो आपके पास केस हो सकता है डिस्क्रीट का, आपके पास केस हो सकता है कॉन्टिन्यूस का, एंड एक और केस का टाइप है हमारे पास, दिस। तो यहां पर एक आपके पास एक अपर बाउंड है, विच मीन, एंड दिस इज कॉल्ड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। तो देयर कैन बी अ केस ऑफ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। तो समथिंग लाइक कि मे बी ऑप्टिमम आ रहा है 13 पर, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है किसी फर्म का 13 पर, बट उस फर्म को 10 से ज्यादा प्रोड्यूस करना अलाउड नहीं। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, मे बी द नेक्स्ट बेस्ट वुड बी 10। ओके, बिकॉज 10 से ऊपर आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इस टाइप के केसेस सब देखेंगे हम। तो इस टाइप के केस, दिस कम्स अंडर कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। इज द केस क्लियर? बाकी क्वेश्चन करते हुए आपको पता चल जाएगा।
तो मेनली हमारे पास इस तरीके के तीन केस हो सकते हैं। डिस्क्रीट का केस हो सकता है क्वांटिटी में, कॉन्टिन्यूम हो सकता है, या फिर रेस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी हो सकती है। Okay, let's do a problem and then everything will get clarified. Problem number one, Corona model, question one. So we have an inverse demand function which is equal to max of 12 minus capital Q, comma 0. We discussed this type of function. Basically, आप प्राइस को नेगेटिव करना अलाउ नहीं कर रहे हो, which should be there. Okay, so there is the obvious thing, but to take care of it by putting a max here, because max of this and this यहाँ पर जीरो भी डाल दिया गया, तो अब ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो सपोज दोनों फॉर्म्स मिलकर Q इज इक्वल टू Q1 + Q2, अगर दोनों फॉर्म्स मिलकर मे बी 14 की क्वांटिटी कर देते, देन इन दैट केस अगर सिर्फ 12 माइनस क्यू होगा, देन दैट विल गिव अस अ प्राइस ऑफ -2 विच डजंट मेक एनी सेंस। ओके, तो यहाँ पर एंट्री होती है इस मैक्स की, तो मैक्स ऑफ -14 एंड 0 विल गिव अस 0। तो बेसिकली मैक्स प्राइस को नेगेटिव नहीं होने देता। इज इट फाइन? मैक्स का सिर्फ इतना सा रोल है और कुछ नहीं है। ठीक है, विल बी डीलिंग विद दिस पार्ट ऑफ द फंक्शन ओनली। बस इट्स जस्ट अ टेक्निकल थिंग जो मैंने आपको बता दी। ओके, number of firms in this market is two. Mostly will have two individuals. There can be more. और बहुत जितना ज्यादा नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं तो एक्सपेक्ट कि वो क्वेश्चन उतना ही सिंपल होगा। सिर्फ डराने के लिए नंबर ऑफ फर्म्स को बढ़ा दिया जाएगा, बट दैट वुड बी द मोस्ट सिंपलेस्ट केस अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ा दी जाएंगी। ठीक है, विल आई शो यू अ फ्यू प्रॉब्लम्स जहां पर विल डील विद एन फर्म्स, बट करंटली फोकस ऑन टू फर्म्स। C1 = C2 = 0। कॉस्ट यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, इनिशियल क्वेश्चन है ये। आई एम टेकिंग कॉस्ट टू बी 0। वी हैव क्वांटिटी कंपटीशन। क्वांटिटी कंपटीशन का मतलब ही यही है, वी आर टॉकिंग अबाउट कुर्नो मॉडल। फाइंड नैश इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज। दैट्स द क्वेश्चन। नैश इक्विलिब्रियम निकाल रहे हो, वी नीड पे ऑफ। पे ऑफ यहाँ प्रोड्यूसर्स हैं, सेलर्स हैं, तो दैट मीन्स पे ऑफ मिलेगा हमें प्रॉफिट से। प्रॉफिट इज द पे ऑफ। तो दोनों फर्म्स अपना अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहेंगी गिवन द कंपटीशन। कंपटीशन की एंट्री मॉडल के अंदर हो रही है इस कैपिटल क्यू से, क्योंकि वो प्राइस को अफेक्ट करता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फर्म वन। तो प्रॉफिट ऑफ फर्म वन विच विल डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ बोथ द फर्म्स, क्योंकि यहां पर टू फर्म्स है इन टोटल, n इज इक्वल टू 2। तो पाई ऑफ फर्म वन, प्रॉफिट ऑफ फर्म वन विच डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ बोथ द फर्म्स इज इक्वल टू रेवेन्यू आएगा पहले तो रेवेन्यू वुड बी क्वांटिटी फर्म वन की, क्योंकि हम प्रॉफिट देख रहे हैं फर्म वन का, मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस, एंड प्राइस वुड बी दिस 12 माइनस कैपिटल क्यू माइनस 0, कॉस्ट यहां पर 0 है, दिस द प्रॉफिट। फर्दर वी कैन राइट इट Q1, 12 माइनस कैपिटल क्यू इज Q1 + Q2, तो इसे आप लिख सकते हो -Q1 -Q2।
हमें निकालना है बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ फर्म वन। सोचना शुरू करेंगे। इफ Q2 is more than or equal to 12, अगर फर्म टू ने क्वांटिटी 12 से ज्यादा प्रोड्यूस कर दी, वहीं पर बात खत्म हो जाएगी। इट विल गिव द प्राइस टू बी जीरो, राइट? अभी हमने यहां पर देखा था, अगर ये कैपिटल Q 12 या 12 से ज्यादा हो गया, उसी टाइम प्राइस आ जाएगा जीरो इन द मार्केट। ठीक है, एंड द मोमेंट प्राइस इज जीरो, प्रॉफिट ऑफ फर्म वन एंड ऑल्सो फर्म टू, बट अभी हम फर्म वन की बात कर रहे हैं, द प्रॉफिट विल बिकम जीरो। एंड इफ दैट इज द केस, best response, I'm going very slow currently. Best response of firm one, given the quantity of firm टू, जिसके लिए सिंबल होगा BR फर्म वन का, इट इज अ फंक्शन ऑफ Q2। हमारा क्या बेस्ट रिस्पॉन्स होगा एज फर्म वन, वो डिपेंड अपॉन कि फर्म टू का क्या एक्शन है। ओके, ये बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन का सिंबल है। ओके, तो BR1 डिपेंडिंग अपॉन Q2, BR1 Q2 would belong to R plus if Q2 is more than or equal to 12. Let me show you that. अगर Q2 हुआ मोर देन 12, हमारा प्रॉफिट हमेशा हो जाएगा जीरो, irrespective of whether I am selling zero or one or two or 2.5 or 3 or 4.5, anything. मैं कुछ भी क्वांटिटी सेल करूं एज फर्म वन, माई प्रॉफिट ऑलवेज रिमेन जीरो, बिकॉज फर्म टू की वजह से मार्केट में जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो जीरो हो चुका है। दैट इज गिविंग मी जीरो प्रॉफिट ऑलवेज। ओके, सो आई विल बी इनडिफरेंट इन ऑल दीज क्वांटिटीज एंड ऑल दीज क्वांटिटीज कम अंडर आर प्लस। लेकिन ये कब केस है? व्हेन फर्म टू इज प्रोड्यूसिंग मोर देन इक्वल टू 12। वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट डिफरेंट केसेस। इज दैट फाइन? ठीक है, ये वही चीज है जो हम पहले भी कर रहे थे। क्विक रिमाइंडर, अगर फर्म वन एंटर करेगा तो हम क्या करेंगे, अगर फर्म टू एंटर नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, तो लाइक दैट। यस, आर प्लस इंक्लूड्स जीरो एज वेल, एंड आर प्लस प्लस इज दिस स्ट्रिक्टली मोर देन जीरो। ओके, एनीवेज, तो ये वाले सारे केस हमने देख लिए, 12 या 12 से ज्यादा। लेट्स कम टू इफ Q2 इज लेस देन 12। तो वो ट्रिवियल केस हो गया, एक तरीके से ऑब्वियस केस है, प्राइस जीरो हो जाएगा, प्रॉफिट हमेशा जीरो हो जाएगा, तो विल बी इंडिफरेंट इन ऑल द क्वांटिटीज। ऑल द क्वांटिटीज आर माय बेस्ट रिस्पॉन्स, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पर प्रॉफिट जीरो है। नाउ Q2 लेस देन अगर 12 हुआ, तब आई विल बी मैक्सिमाइजिंग माई प्रॉफिट यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस नहीं होगा। प्रॉफिट इज व्हाट इज इट, 12 माइनस Q1 माइनस Q2 इंटू Q1, 12 माइनस Q2 minus Q1 into Q1. That's my profit. I have to choose optimum amount of my quantity so that I am able to maximize the profit, given that firm to price zero करने पर तुला नहीं, ठीक है? He is producing something less than 12. Okay, so let's solve this. So I'll be partially differentiating the profit function with respect to Q1. That's my choice variable. Yeah, this is price, this is quantity, revenue हो गया ना? So Q1 has to be multiplied. So
इसे यहां पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 Q1 माइनस Q1 Q2 माइनस Q1 स्क्वायर। तो दिस विल बी 12 - Q2 माइनस 2Q1। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का इक्वेट करोगे जीरो पे। 12 - Q2 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू Q1। So this is my best response. Okay. And this is valid when Q2 is less than 12। थोड़ा इसे एनालाइज भी कर लेते हैं। अभी ऑब्वियस लग रहा है, बट आगे काम आएगा एनालाइज करना। ठीक है। प्रॉफिट, अगर Q1 जीरो हो जाए, प्रॉफिट वुड बी जीरो। इफ Q1 इज जीरो, दिस होल थिंग विल कम आउट टू बी जीरो। प्रॉफिट फंक्शन आपको देगा जीरो। तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। Q1 जीरो पर प्रॉफिट जीरो, जीरो जीरो से शुरू हुआ। देन ये रहा 12 Q1 माइनस Q1 Q2 माइनस Q1 स्क्वायर। ओके। सो व्हाट इफ मैं यहां पर लेकर आता हूं, इसे ढंग से एनालाइज करते हैं। 12 - Q1 स्क्वायर माइनस Q1 Q2। लेट मी चेक ये कब कब ये जीरो होगा। 12 Q1, 12 - Q1 माइनस Q2 इंटू Q1 इक्वल टू जीरो। सो दिस इंप्लाइज Q1 इक्वल टू जीरो, और Q1 इक्वल टू 12 - Q2 पर प्रॉफिट आएगा जीरो। तो Q1 या जब जीरो हो जाए तब प्रॉफिट आएगा जीरो, या फिर जब 12 - Q2 के इक्वल हो तब आएगा प्रॉफिट जीरो। ठीक है। अगर हम अपने डेरिवेटिव पर, फर्स्ट डेरिवेटिव पर, इफ वी कीप इट, अगर हम जीरो रखें, del pi by del Q1, if I keep Q1 equal to zero, that will give me 12 minus Q2। और हमने केस लिया है कि Q2 is less than 12, तो that makes this पॉजिटिव। तो जीरो पर फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है। क्योंकि Q2 लेस देन 12 है, तो 12 माइनस Q2 वुड बी पॉजिटिव। सो दैट मीन्स जीरो पर, दिस इंप्लाइज एट जीरो, एट Q1 इक्वल टू जीरो, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। क्यों निकाला? मुझे शेप मिल जाएगी, कुछ ऐसा बनेगा कर्व यहां पर। एंड व्हेन Q1 इज 12 माइनस Q2, व्हेन Q1 इज 12 माइनस Q2, तो 12 माइनस Q2 माइनस ट्वाइस ऑफ 12 माइनस Q2, तो which obviously is negative, so which means at Q1 equal to 12 minus Q2, profit is decreasing। कुछ ऐसा। ओके। तो मेरा जो प्रॉफिट फंक्शन है, इट विल लुक लाइक दिस। जीरो पर प्रॉफिट जीरो है, 12 - Q2 पर प्रॉफिट जीरो है, जीरो पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, देखो इंक्रीजिंग है। 12 - Q2 पर फंक्शन डिक्रीजिंग है। ओके। यहाँ डिक्रीजिंग है, यहाँ इंक्रीजिंग। ठीक है, आप सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो। कहाँ है?
सो दैट विच विल गिव यू -2। अगर हम यहाँ पर डेल 2 पाई 1 बाय डेल Q1 स्क्वायर करें, दैट विल गिव यू -2 विच इज नेगेटिव, सो दैट गिव्स अस अ कॉनकेव फंक्शन। ठीक है, ये भी कर सकते हो। इज दैट फाइन? फर्स्ट डेरिवेटिव आपको बताता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब हमने जीरो पर चेक किया तो उसने हमें बताया कि ये पॉजिटिव आया, तो यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है। फर्स्ट डेरिवेटिव 12 - Q2 पर जब हमने चेक किया, वो नेगेटिव आया, तो वो डिक्रीजिंग है। देख, यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यहाँ पर अपवर्ड स्लोपिंग है। इट्स जस्ट टू गेट एन आइडिया कि शेप क्या हो सकती है। ओके। और अगर आपको ये सब नहीं करना, सिंपली आप सेकंड डेरिवेटिव निकालो। वो आएगा -2 विच इज नेगेटिव, विच मीन्स फंक्शन इज कॉनकेव। तो हमने सिंपली कॉनकेव कर यहां पर बना दिया, दैट्स इट। ठीक है। एंड इट इज कमिंग आउट टू बी मैक्सिमम व्हेन Q1 इज इक्वल टू 12 - Q2/2। ये हमने निकाला था, ये रहा। आपको मैक्सिमा कहां पर मिलेगा? व्हेन Q1 इज इक्वल टू 12 - Q2/2। सबसे पहले मैंने ये चेक कर लिया, ये प्रॉफिट जीरो कहाँ कहाँ पर है। 2 पॉइंट्स आए, जीरो पर और 12 - Q2 पर। ठीक है। फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाल कर देखा, कॉनकेव आया। ठीक है। तो आई गॉट दिस शेप, जीरो से 12 - Q2 कर ऊपर एक कॉनकेव कर बन गया। वी गॉट दिस। और ये मैक्सिमा कहाँ पर होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल करा जीरो के, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, इक्वेट करा इसे जीरो के। आई गॉट दिस एज Q1। दिस इज द ऑप्टिमम क्वांटिटी which is giving us maximum profit. That's it. Okay. So let's write all the information we have. I need best response function of firm 1 given the quantity of firm 2 given the action of the other firm. If Q2 is greater than or equal to 12, we are indifferent in all the quantities. Best response firm 1 is basically talking about Q1 kitna hoga. Okay, that's our action. That's the action of firm 1. Q1 kitna hoga given Q2. And if Q2 is less than 12, अभी हमने निकाला, it will be equal to 12 - Q2/2. Is the best response function clear of firm 1? Great. Now I am claiming मैं डायरेक्टली बिना कुछ भी सॉल्व करे बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर्म 2 का निकाल सकता हूं। कैन यू टेल मी हाउ? मैं क्या यूज करूंगा यहां पर? बाय सिमेट्री, करेक्ट। इस प्रॉब्लम में सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। कैसे एग्जिस्ट करती है? इफ वी सिंपली interchange Q1 and Q2, the whole problem remains the same. कॉस्ट डिपेंड ही नहीं कर रही क्वांटिटी पर, तो कॉस्ट रिमेन सेम। यहाँ कैपिटल क्यू था, 12 - Q1 -Q2 करे, या फिर Q2 और बाद में Q1 करे, इंटरचेंज भी कर दे, डिमांड फंक्शन रिमेन द सेम। ओके। यहां पर भी Q1 + Q2 की जगह Q2 + Q1 कर दो, तो भी द प्रॉब्लम रिमेन द सेम। सो दिस इंप्लाइज सिमेट्री एग्जिस्ट्स। एंड इफ सिमेट्री एग्जिस्ट्स, मुझे पूरा प्रॉब्लम फॉर्म 2 के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है।
बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर फॉर्म टू वुड बी, हर जगह Q1 की जगह Q2 कर देंगे, Q2 की जगह Q1 कर देंगे। ठीक है, नाउ दिस इज गिविंग मी Q2, इट विल डिपेंड अपॉन Q1। पहले Q2 था, यहाँ पर Q1 हो गया। यहाँ Q2 था, here it will be Q1। Q1 more than equal to 12 का केस, less than 12 का केस, belongs to R प्लस, यहाँ Q2 है, उसकी जगह आ जाएगा Q1। डन। बाय सिमेट्री और यूजिंग सिमेट्री। इज इट फाइन? सिमेट्री समझ में आती है सबको? ऑसम। मूविंग ऑन। हमारा काम हो चुका है, बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन हमने निकाल लिए। नैश इक्विलिब्रियम के लिए हमें चाहिए म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्स। Nash equilibrium is mutual best response. All we need to do is we'll be plotting these functions and we'll find out कहां पर दोनों functions intersect करते हैं। Here I have action of player 1 which is Q1. Here I have action of player 2 which is Q2। कट ऑफ पॉइंट्स जो केसेस के पॉइंट्स है वो 12 पर डिपेंड कर रहे हैं, तो लेट मी मार्क 12 सेपरेटली लाइक दिस। So let's start with the best response function of player 1। लेकर आते हैं इसे टू रेफर। ठीक है, लेट्स रेफर दिस। इफ Q2 इज मोर देन और इक्वल टू 12, कहां पर है Q2 मोर देन इक्वल टू 12? ये रहा Q2, ये रहा Q2 इक्वल टू 12, हमें चाहिए मोर देन इक्वल टू 12। तो ये बात कर रहा है यहां पर। ठीक है, Q2 मोर देन इक्वल टू 12 यहां पर है। ठीक है, यहां पर क्वांटिटी कैन बी क्वांटिटी वन Q1 कैन बी एनी पॉजिटिव एनी नॉन नेगेटिव रियल नंबर यहां पर। तो जब 12 होगा इट कैन बी 0 1 2 3 4 5 6 अप टिल इंफिनिटी एनीथिंग। जब वो 12.1 होगा इट कैन बी 0 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग। 12.2 पर एनीथिंग, 12.05 पर एनीथिंग, 13 पर एनीथिंग, 14 पर एनीथिंग। गेटिंग द आइडिया? राइट चाहिए, सो इट कैन बी एनीथिंग। क्या ये समझ में आया? ग्रेट। व्हेन Q2 इज मोर देन इक्वल टू 12, यहां पर Q1 कैन बी एनी रियल नंबर। मैं आपको पहले सेपरेटली एक बार दिखा देता हूं मैंने क्या किया है। तो मान लो सिर्फ एक लेके, ये बहुत बड़ा केस हो गया, सिर्फ 12 की अगर बात करें, अगर Q2 12 है एंड Q1 कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 to infinity लाइक दिस, तो क्या होगा? अगर ये 12 है, Q1 कैन बी 0, Q1 कैन बी 0.1 0.2 0.3 0.4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टिल इंफिनिटी, बेसिकली दिस। ओके, जब Q1 जब Q2 13 है, अगेन इट कैन बी बिटवीन एनी, इट कैन बी एनी नॉन नेगेटिव रियल नंबर। सो अगेन 0 1 2 3 4 और बीच के भी नंबर सारे रियल नंबर्स आ गए। ठीक है, एंड इट हैपन्स फॉर ऑल द क्वांटिटीज, all the Q2s more than equal to 12, hence ये। is it fine? बेसिकली हमने इस चीज को एक्सटेंड कर दिया फॉर ऑल द क्वांटिटीज मोर देन इक्वल टू 12।
ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन Q2 इज लेस देन 12, तो Q2 12 लेस देन 12 नीचे, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम Q1 is equal to 12 minus Q2 upon 2. So that's a linear thing. Okay, तो ड्रॉ कर लेते हैं इसे. When Q2 is 0, Q1 is 6. When Q2 is 0, यहाँ पर Q2 is 6 here. And when Q1 is 0, Q2 will be 12 here. ये आ गया हमारा बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व when Q2 is less than 12. Is it fine? I have simply plotted this linear equation. This. अरे यार. This. ठीक है. Now let's do the similar thing for player 2. Okay. When Q1 is more than equal to 12, यानी कि यहां पर best response is any non-negative real number. तो Q2 कैन बी, जब Q1 12 है, Q2 कैन बी 0 और 1 और 2 और 3 और 4 up till infinity. When it is 12.1, it can be 0, 1, 2, 3, 4 up till infinity. When it is 13, it can be again 0, 1, 2, 3, 4 up till infinity and so on. Okay? So basically, 0 से लेकर के infinity तक सब कुछ. Is it fine? And lastly, when Q1 is less than 12, यहाँ पर Q1 is less than 12, then Q2 is equal to best response of firm 2 is basically उसका action, which is Q2. Q2 is equal to 12 minus Q1 upon 2. So when Q1 is 0, Q2 is 6. And when Q2 is 0, Q1 is 12. This. We are done with the plotting of the best response functions. And now we need to find out Nash equilibrium. By definition, Nash equilibrium is mutual best response. Now, can you tell me इस केस में कितने Nash equilibriums हैं? We have infinite Nash equilibriums in this case. Right. We have infinite Nash equilibriums. अरे, एक तो यहां पर है. ठीक है. Here there is a intersection of both the best response functions. और यहाँ सब कॉमन एरिया है. यहाँ पर रेड और ग्रीन दोनों एरियाज मिल रहे हैं. ओके. ऑल ऑफ दीज आर Nash equilibriums and there is no issue with these Nash equilibriums.
Yes, if output is less than 12 then there is a unique Nash equilibrium. तो वो अलग अलग केसेस आप फर्दर खुद कैटेगराइज करना चाहो तो कर सकते हो. ओके. एक Nash इक्विलिब्रियम यहाँ पर है और मल्टीपल Nash इक्विलिब्रियम्स यहाँ पर है. ठीक है. तो एक तो पहले निकाल लेते हैं ये कौन से. ओके. एक मेरे पास इक्वेशन थी Q1 इज इक्वल टू 12 - Q2/2. और एक मेरे पास है Q2 इज इक्वल टू 12 - Q1/2. ओके. तो आई नीड टू फाइंड आउट दिस पॉइंट. कैसे निकालोगे या निकाल के जल्दी से बताओ मुझे. व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस येलो हाईलाइटेड पॉइंट क्या है. दो लाइंस इंटरसेक्ट करनी है आपको सॉल्यूशन निकालने. यू हैव टू सॉल्व दीज टू साइमल्टेनियसली. Yes, it will give us 4, 4. Okay, Q1 will be 4, Q2 will be 4. एंड अगेन अगर आप इसे पिक करके यहां पर रख रहे हो, आप कर तो ठीक रहे हो बट सिमेट्री नहीं लगा रहे आप. नोटिस दैट दोनों सेम, दोनों सिमेट्रिकल फंक्शंस है. तो आई कैन सिंपली डू दिस. यहां से इट्स क्वाइट क्लियर कि Q1 विल कम आउट टू बी Q2 इक्वल टू Q2. तो मैं इसका डायरेक्टली यूज करूंगा एंड दिस विल गिव मी 2Q1 plus Q1 equal to 12. That will give me Q1 equal to Q2 equal to 12/3, which is 4. Is it fine? So this point is 4, 4. तो Nash इक्विलिब्रियम का सेट लिख लेते हैं. Nash इक्विलिब्रियम इज Q1 Q2 इक्वल टू 4, 4. एक तो ये है हमारे पास यूनियन, और बहुत सारे Nash इक्विलिब्रियम्स हैं. या फिर एक तो ये हो गया यूनियन Q1 Q2 in the R2 plus space such that Q1 is more than equal to 12, Q2 more than equal to 12. इनका कोई भी कॉम्बिनेशन नैश इक्विलिब्रियम ही आएगा. तो थिंग्स लाइक इसके अंदर क्या क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल्स के लिए. 12, 12 इसके अंदर है. 12, 13 भी है इसके अंदर. 13, 12 भी है इसके अंदर. 14, 14 भी है इसके अंदर. 14, 15 भी है इसके अंदर एंड सो ऑन. तो देर आर मल्टीपल नैश इक्विलिब्रियम्स. एक है यहाँ पर 4, 4 और बाकी इस रीजन में है यहाँ पर. इज इट फाइन? एंड लेट मी जस्ट इंट्यूटिवली टेल यू कि ये सारे पॉइंट्स नैश इक्विलिब्रियम कैसे हैं. एट 12, 13 इस वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं. व्हेन Q1, Q2 is equal to 12, 13, we know that pi1 is 0 क्योंकि total quantity is crossing 12. pi2 is also 0. Total quantity is crossing 12 और cot 0 आ रही है. तो अब ये 12 का 11 कर दे, 0 कर दे, कुछ भी करे, he has no incentive to deviate. प्रॉफिट रिमेन 0. अगर पर्सन 1 12 की जगह 13 कर दे या 12 की जगह मे बी 10 कर दे, ना उसके पास क्वांटिटी, ना उसको क्वांटिटी इंक्रीज करने से कुछ प्रॉफिट में चेंज आएगा, ना उसके लिए क्वांटिटी डिक्रीज करने से प्रॉफिट में कोई चेंज आएगा. सो दिस इंप्लाइज नो इंडिविजुअल और प्लेयर और फर्म हैज एन इंसेंटिव टू
deviate from their strategy given the strategy of other player। तो किसी के पास भी इंसेंटिव नहीं है यहां पर मूव करने का, दैट मेक्स this strategy combination, that makes this action profile Nash equilibrium. And same thing goes for all these. Is it fine? Is it clear by definition? हाँ, सो आई नो आपने मे बी अगर अंडर में इसे पढ़ा है तो आप सिर्फ ये पार्ट रखते हो अपने पास। एक तरीके से आप अज्यूम कर रहे हो कि क्वांटिटी 12 से कम ही होगी। ठीक है, आप डायरेक्टली दोनों को प्रॉफिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो और क्वांटिटी के लिए सॉल्व करते हो, जो आपको सिर्फ ये नैश इक्विलिब्रियम देगा। एंड विच इज नॉट एनफ बिकॉज एज यू कैन सी उस मेथड से आपके बहुत सारे नैश इक्विलिब्रियम्स रह जाते हैं। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिन्होंने पहले नैश इक्विलिब्रियम करने के लिए निकाला हुआ है। अगर आप अपने वाले मेथड से निकालोगे तो सिर्फ एक नैश इक्विलिब्रियम मिलता है और आपके बहुत सारे नैश इक्विलिब्रियम्स रह जाते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले, जस्ट इग्नोर व्हाट आई एम सेइंग। एंड एट टाइम्स इट आल्सो गिव्स रॉन्ग आंसर, जो मैं आपको अगले क्वेश्चन में दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन और करते हैं टू गेट मोर क्लैरिटी। तो जब आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि डिस्क्रीट है या कोई कंस्ट्रेंट है, देन द डिफॉल्ट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉन्टिन्यूस, इट कैन बी एनी नॉन नेगेटिव रियल नंबर। सेकंड प्रॉब्लम, सारी सेटिंग वही है, सेम डिमांड फंक्शन, इनवर्स डिमांड फंक्शन, बट दिस टाइम वी हैव अ चेंज इन द कॉस्ट फंक्शन। नंबर ऑफ फॉर्म्स इज अगेन टू, कॉस्ट फंक्शन में चेंज आया। C1 Q1 is 25 if Q1 is more than 0, and it is 0 if Q1 is equal to 0. C2 Q2 is 25 if Q1 is more than 0, and it is 0 if Q1 is equal to 0. तो बिफोर प्रोसीडिंग, क्या यहां पर अभी भी सिमेट्री है? यस और नो? अभी भी सिमेट्री है, क्या प्रॉब्लम है? अगर आप Q1 और Q2 को इंटरचेंज कर दो, बिल्कुल सेम कॉस्ट फंक्शन बनकर आएगा। तो सिमेट्री स्टिल एग्जिस्ट्स। ठीक है, ओके, एनीवेज लेट्स प्रोसीड। So I'll be solving for best response function of person 1 और person 2 के लिए हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। So it is quite obvious if Q2 will be more than or equal to 12, that will make profit of person 1 0. Okay. And in that case, best response of person 1 for Q2 more than equal to 12 will be कितना होना चाहिए? अरे ये Q2 है, सॉरी, दिस इज Q2। यहाँ चेंज कर लेना, दिस इज Q2। या सो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी, नो, दैट विल मेक प्राइस इक्वल टू 0। हाँ, तो बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ पर्सन वन वुड बी कितना आना चाहिए? जीरो। दिस टाइम इट विल बी जीरो, बिकॉज अगर वो कुछ पॉजिटिव प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, सीधा 25 की कॉस्ट आ जाएगी। रेवेन्यू उसका जीरो है क्योंकि प्रॉफिट जीरो है। P0, दिस इंप्लाइज रेवेन्यू विल बी जीरो।
पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा तो -25 की प्रॉफिट होगी, और अगर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो प्रॉफिट रिमेन जीरो। तो प्रोड्यूसिंग नथिंग इज बेटर देन प्रोड्यूसिंग समथिंग पॉजिटिव। If Q1 more than zero, then profit will be -25 in this case. इसलिए वो जीरो प्रोड्यूस करेगा। इज दैट फाइन? यहाँ पर जीरो इज द बेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है। Anyways, let's solve the profit function. Profit is equal to Q1 12 minus Q1 minus Q2 minus 25. I am talking about the case when Q2 is less than 12. Okay? यहाँ पर ऑब्वियस था तो हमने देख लिया क्या करना चाहिए। Now let's figure out what will happen for Q2 less than 12. So del pi 1 by del Q1 will be equal to, सर ये सिर्फ एक कांस्टेंट है, इट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट इन दिस केस, सो आई नो यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। जो पहले बेस्ट रिस्पॉन्स आया था अभी भी वही आएगा, बिकॉज डेरिवेटिव करते हुए ये जीरो हो जाएगा। द ओनली थिंग दैट मैटर्स नाउ इज प्रॉफिट, क्योंकि जब हमने मोनोपोली में भी देखा था और पहले भी देखा हुआ है, अगर फिक्स्ड कॉस्ट है देन इट इज देन यू शुड ऑलवेज चेक द प्रॉफिट, क्योंकि हो सकता है फिक्स्ड कॉस्ट हमारे प्रॉफिट को नेगेटिव बना दे। ओके, सो लेट्स चेक द प्रॉफिट। लेट्स कीप 12 माइनस Q2 अपॉन टू इन प्लेस ऑफ Q1। बेस्ट रिस्पॉन्स पर अपना प्रॉफिट चेक करते हैं। पाई वन एट Q1 इक्वल टू 12 माइनस Q2 अपॉन टू। बेस्ट रिस्पॉन्स पर हम अपना प्रॉफिट चेक कर रहे हैं। ओके, बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट को फंक्शन में डाल के देख रहे हैं। इनटू 12 माइनस Q2 माइनस 12 माइनस Q2 अपॉन टू। ओके, -25। This will give us 12 minus Q2, 12 minus Q2 upon 2 minus 25, which will give us 12 minus Q2 upon 2 whole square minus 25. So obviously this should be my best response only when it is giving me non-negative profit. Okay. दिस हैज टू बी मोर देन इक्वल टू जीरो, तभी ये मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स होगा। अदरवाइज आई नो अगर यहां से नेगेटिव प्रॉफिट आएगा देन आई ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू प्रोड्यूस जीरो एंड गेट जीरो प्रॉफिट। व्हाई वुड आई एक्सेप्ट अ नेगेटिव प्रॉफिट जब मेरे पास जीरो प्रॉफिट का अगर ऑप्शन अवेलेबल है? व्हाई वुड आई एक्सेप्ट नेगेटिव प्रॉफिट? सो आई वुड एक्सेप्ट दिस एज माई बेस्ट रिस्पॉन्स। आई वुड एक्सेप्ट this as my best response only when I am getting non-negative profit, क्योंकि जीरो प्रॉफिट का ऑप्शन तो हमारे पास हमेशा अवेलेबल है बाय प्रोड्यूसिंग जीरो। क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है? सो दिस इज अ वैलिड बेस्ट रिस्पॉन्स ओनली व्हेन आई एम गेटिंग नॉन नेगेटिव प्रॉफिट। सो लेट्स सॉल्व दिस एंड सी कि किस Q2 के लिए ये मेरा वैलिड बेस्ट रिस्पॉन्स होगा। 12 माइनस Q2 बाय टू मोर देन इक्वल टू 5, 25 का अंडर रूट आ जाएगा। दिस मीन्स 5 into 2 Q2 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 2 आई गेस। या दिस इंप्लाइज Q2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2। सॉल्व करो इसे, देखना Q2 लेस देन इक्वल टू 2 आएगा। आ रहा है? ग्रेट। सो वी आर डन। इसका मतलब किसी भी और Q2 के लिए, फॉर एनी Q2 मोर देन 2 विल बी गेटिंग अ नेगेटिव प्रॉफिट। पॉजिटिव प्रॉफिट कहाँ आ रहा है? जब Q2 लेस देन इक्वल टू 2।
So my best response will be 12 minus q2 upon 2 only when q2 is less than equal to 2. Otherwise, this will give me a negative profit, so it's better to produce nothing. That's my best response function. Is it fine? Great. And using this, I can have best response function of person 2 as well. Using symmetry, I will get 12 minus q1 upon 2 if q1 is less than equal to 2. Symmetry थी यहाँ पर. 0 if q1 is more than 2. Done? Just for your reference, क्यों हुआ है ऐसा? pi1 is more than equal to 0 if q2 is less than equal to 2. And it is giving me less than 0 if q2 is more than 2 at when q1 is equal to 12 minus q2 by 2. इसलिए ये बेस्ट रिस्पॉन्स आया. इस बेस्ट रिस्पॉन्स पर मोर देन 2 के लिए प्रॉफिट नेगेटिव आता है, तो इसीलिए फॉर q2 मोर देन 2 इट्स बेटर टू प्रोड्यूस नथिंग देन दिस. ठीक है. लेट्स ड्रॉ द लेट्स प्लॉट द बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व. q1 q2. लेट्स डू इट. ओके. थोड़ा क्लियर दिखे इसलिए मैंने 2 को थोड़ा दूर रखा है ओरिजिन से, so that we are able to draw and analyze the curves clearly. वरना बहुत छोटे से एरिया में अगर मैं यहाँ 2 यहाँ रख देता, सोचने वाली बात है. अगर मैं 2 बहुत इनिशियल रख देता, वो ऐसे ऐसे कर्व बनते हैं, दिखता नहीं क्या हो रहा. सो इंटेंशनली आई एम कीपिंग दिस 2 फार अवे फ्रॉम ओरिजिन, ताकि 2 से पहले के जो कर्व्स हैं वो हमें क्लियरली दिखें. एनीवेज, फॉर q2 लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पर we'll be plotting q1 equal to 12 minus q2 by 2. So when q2 is 0, q1 is 6, and when q2 is 2, इसके लिए when q2 is 2, then q1 is 5. 3, 4, 5. When q2 is 2, q1 is 5. कुछ गड़बड़ है क्या? When q2 is 0, q1 is 6, that's fine. When q2 is 2, q1 is 5. When q2 is 2, q1 is 5. ये रहा. ठीक है.
इज इट फाइन? ओके, एंड व्हेन Q2 इज मोर देन 2, यहां पर जीरो, तो 2.1 पर जीरो, 2.2 पर जीरो, 3 पर जीरो, 5 पर जीरो, 10 पर जीरो, always zero. So it will overlap the y-axis because x variable is zero on the y-axis. Is it fine? But ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है. Exactly at 2, quantity 5. Okay? We are plotting it for more than 2. तो exactly 2 वाला पॉइंट वहां पर इंक्लूडेड नहीं है. Is it fine? Although it won't matter, बट आपको पता होना चाहिए बिकॉज जब मैटर करेगा तब आप उसके लिए रेडी हो जाओगे. अभी मैटर नहीं कर रहा, आप उसे इंक्लूड करो या एक्सक्लूड. ठीक है. नाउ लेट्स डू द सेम थिंग फॉर बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ फॉर्म 2. ओके, व्हेन Q1 इज लेस देन इक्वल टू 2, क्या है फंक्शन? Q2 is equal to 12 minus Q1 by 2. So when Q1 is 0, Q2 will be 6. And when Q1 is 2, it will give us 5. Like this. Is it fine? And when Q1 is more than 2, Q2 is 0. This time it will overlap x-axis because x-axis पर y variable 0 होता है. But it is valid when Q1 is more than 2. We are done. I am waiting here. यहाँ किसी को कोई भी डाउट हो, you can tell me. And if you are clear with this, then we can proceed to looking for Nash equilibriums. तो जब आप ध्यान से देखोगे आपको म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ और यहाँ दिखेगा. 6,0 और 0,6. Notice that green and red curves are touching each other. So that is a mutual best response. Okay. In this case, Nash equilibrium is 6,0 and 0,6. Q1 स्टार ऐसे भी लिख सकते हो, Q2 स्टार इक्वल टू. इज इट फाइन? ओके. तो अगर आप इस फिक्स्ड कॉस्ट को ध्यान से नहीं समझते तो क्या होता, डेरिवेटिव में आपका ये जीरो हो जाएगा.
अगर आप नॉर्मली दोनों डेरिवेटिव, दोनों फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस को एक साथ लेकर चलोगे, तो गलती से आप इसे पूरा बना लोगे आगे तक, इसे भी आप पूरा बना लोगे आगे तक, एंड इट विल अगेन गिव यू, इट वुड हैव अगेन गिवन यू 4,4 एज द नैश इक्विलिब्रियम, और वो आता गलत। मैं आपको बता रहा हूँ क्या गलत हो सकता था जब आप डेल पाई वन बाय डेल क्यू वन जीरो करते, डेल पाई टू बाय डेल क्यू टू जीरो करते, दोनों को साइमल्टेनियसली आप यूज करते, और फिक्स कॉस्ट यहाँ पर गायब हो जाती, राइट? डेरिवेटिव में फिक्स कॉस्ट जीरो हो जाएगी, आपको वो चीज दिखती नहीं, और आप गलती से इसे पूरा बनाते, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसे पूरा बनाते। ओके, ये तो आपको दिखने से रहा उस वाले तरीके से, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो के तरीके से, और आप ले लेते आंसर 4,4, और वो गलत हो जाता। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? सो आई वुड से दैट दिस मेथड हैज टू बी यूज्ड जब फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व हो, तब तो डेफिनेटली आपको इसी मेथड की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज ओनली दिस कैन गिव यू द करेक्ट एनालिसिस। ओके, अदरवाइज दिस कैन वर्क। ठीक है, एनीवेज, तो जब कॉस्ट जीरो हो, या फिर कॉस्ट में या फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व हो, गो फॉर दिस मेथड जो हमने अभी किया। ठीक है, एंड नाउ टेक अ प्रॉब्लम जो आप ट्राई करोगे। ट्राई क्या, आप सॉल्व ही कर लोगे, आई नो, अब आपको समझ में आ गया। सब कुछ सेम है, नंबर ऑफ फर्म्स भी वही है, आई एम जस्ट रिड्यूसिंग द फिक्स्ड कॉस्ट। आपके लिए मैं बता दूं, जब आप आंसर निकालोगे तो तीन ऐश इक्विलिब्रियम्स आने चाहिए। एक आएगा 6,0, एक आएगा 0,6, और एक आएगा 4,4। बेसिकली ड्यू टू हाई फिक्स्ड कॉस्ट इन द सेकंड क्वेश्चन, ये कर्व्स आगे नहीं जा पा रहे थे, हाई फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से वहां पर प्रॉफिट नेगेटिव आ गया था। बट यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट हमने कम कर दिए, ये नैश इक्विलिब्रियम रहेगा, ये वाला भी रहेगा, और अब ये वाला भी आ जाएगा, 4,4 भी आ जाएगा, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट हैज रिड्यूस्ड। तो वो जो कट ऑफ था क्वांटिटी के लिए, जो यहाँ सिर्फ टू रह गया था, वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड ड्यू टू विच ये दोनों कर्व आपस में मीट करेंगे, और 4,4 नैश इक्विलिब्रियम बन जाएगा। जब सॉल्व करोगे आपको ये सब चीजें दिखेंगी। तो दिस इज कमिंग ड्यू टू लेसर फिक्स्ड कॉस्ट। हो जाएगा। दैट्स इट।